हेलो दोस्तों, आज हम लोग दूसरे सेक्शन को कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम किसी भी पार्टिकुलर दिए हुए डायमेंशन में अगर मोटर वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें आप केबल्स की रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे, आप कंड्यूक्ट की साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे, आप लेंथ ऑफ द कंड्यूक्ट कैसे डिसाइड करेंगे आप, और लेंथ ऑफ द वायर कैसे डिसाइड करेंगे आप, और फाइनली हम लोग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग टेबल्स बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, हमने एक 25x10 mm का एक वर्कशॉप लिया है जिसके अंदर हमें एक वेल्डिंग मशीन को इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? हमें एक वेल्डिंग मशीन को इंस्टॉल करना है और जिसकी रेटिंग दे रखी है इन्होंने 10 HP। कितनी दे रखी है इन्होंने? 10 HP दे रखी है। 400 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज है, 3 फेज की सप्लाई है आपको। तो आपको कैलकुलेट क्या क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है केबल की साइज, लेंथ ऑफ कंड्यूक्ट, लेंथ ऑफ वायर, रेटिंग ऑफ फ्यूज स्विच, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है आपको और एस्टिमेशन निकालना है इसका मतलब ये है कि ये पांचों पैरामीटर्स आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं आपको बता दूं कि ये कम से कम आपके एग्जाम्स में 30 मार्क्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये टॉपिक कितना ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब 30 मार्क्स, 5 सेक्शन, एक आपने कंप्लीट किया तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको हम लोग पूरे वीडियोस के माध्यम से देखेंगे। ये हमारा सवाल है जिसमें हमारा ये मेन स्विच लगा हुआ है जो हमारी दीवार से 0.5 मीटर की दूरी पे है। ये आपकी मोटर स्टेटर है और स्टार्टर के साथ हमारा ये मोटर लगा हुआ है जो दीवार से 1 मीटर की दूरी पे है। और ये 3 दरवाजे बने हुए हैं। दरवाजे का कोई रोल नहीं है हमारे लिए। तब हम लोग इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। सवाल देख लिया आपने कि 25mm का 10 mm का आपका वर्कशॉप है, वेल्डिंग मशीन को इंस्टॉल करना है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग 1 by 1 सबको कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ये पैरामीटर्स रहने देते हैं हम लोग। 10 SP 400 वोल्ट 3 फेज। अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? सबसे पहला स्टेप बताया था हमने आपको। सबसे पहले निकालेंगे हम लोग मोटर करंट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? मोटर करंट। अब देखिए मोटर करंट का फॉर्मूला क्या होता है। मोटर करंट का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया था, फुल लोड करंट का फॉर्मूला बताया था हमने। HP मीन्स हॉर्स पावर इंटू 735.5 डिवाइडेड बाय √3 इंटू V इंटू ईटा इंटू पावर फैक्टर। और आपके सवाल में गिवन क्या था? आपके सवाल में दिया हुआ था रेटिंग कितनी दी हुई थी? 10 SP दी हुई थी। V की वैल्यू कितनी दी हुई थी? सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट दिया हुआ था। और आपको ना तो एफिशिएंसी दिया हुआ था और ना ही आपको पावर फैक्टर दिया हुआ था। और ये 3 फेज की सप्लाई थी, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, ये 3 फेज था। तो अब देखिए, अगर आप फुल लोड करंट निकालना चाह रहे हो तो इस फुल लोड करंट में आपको इन दोनों पैरामीटर्स को सबसे पहले एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको इन दोनों पैरामीटर्स को एज्यूम करना पड़ेगा। अब एजम्पशंस क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मली इंडक्शन मोटर की जो इफ़िशियंसी होती है वो हम लोग 80-85% रखते हैं। तो यहाँ पे सपोज करो हमने मान लिया इफ़िशियंसी ऑफ मोटर इक्वल्स टू 85%। ये हमने एज्यूम किया है। आप एग्ज़ाम में लिखेंगे कि हमने एज्यूम किया है। अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लेंगे। पावर फैक्टर आपने बोल दिया 0.8, लैगिंग होती है हमेशा। तो अब देखिए, अब हमारे पास सारे पैरामीटर्स आ गए। रेटिंग भी आ गई, √3 भी है, V भी है, ईटा भी है और पावर फैक्टर भी है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 10 इंटू 735.5 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू 0.85 इंटू 0.8। आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि कितना आ रहा है ये।
अगर आप ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7355, एक डेसिमल के बाद पॉइंट है। और अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.732 मल्टीप्लाइड 400 इंटू 0.85 इंटू 0.8, इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको ये आएगा 471.10। और अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है, 7355 डिवाइडेड बाई 471.10, ये आपका आ रहा है अराउंड 15.61 एम्पियर। कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 15.61 एम्पियर। अब देखिए ये तो हमने फुल लोड करंट निकाल लिया, पर फुल लोड करंट से हमारा काम नहीं चलेगा। आपको हमने बताया था कि जो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो फुल लोड करंट की 1.5 टाइम्स होती है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको फुल लोड करंट के बाद आपको स्टार्टिंग करंट निकालनी पड़ेगी। वही स्टार्टिंग करंट केबल के थ्रू फ्लो होता है। तो देखिए स्टार्टिंग करंट कैसे निकालेंगे आप, यहाँ तक आपने देख लिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। स्टार्टिंग करंट लिख दीजिए आप, या इफेक्टिव करंट लिख दीजिए आप। इफेक्टिव करंट लिखेंगे आप, और इफेक्टिव करंट मीन्स स्टार्टिंग करंट ही बोलते हैं। ये 1.5 टाइम्स इनटू फुल लोड करंट होता है। तो अगर आपने 1.5 को 15.61 एम्पियर से मल्टीप्लाई करा तो देखिए कितना आ रहा है, ये आपकी वैल्यू होगी 15.61 मल्टीप्लाइड 1.5, ये आपकी आ रही है 23.41 एम्पियर। चलिए पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने फुल लोड करंट निकाल लिया, हमने स्टार्टिंग करंट निकाल लिया, या फिर इफेक्टिव करंट निकाल लिया हमने। अब इसी करंट की बेसिस पे हम लोग केबल की साइजिंग को डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स इफेक्टिव करंट के बेसिस पे हम लोग केबल की साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं, और हम लोग जो आपकी मेन सप्लाई थी, या आपकी जो मोटर सप्लाई थी, या आपका जो फ्यूज कैरिंग एलिमेंट था, उसकी रेटिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो अब देखिए सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या जानना था आपको, सबसे पहले आपको ये देख लिया आपने। अब आपको सबसे पहले निकालना था साइज ऑफ द केबल्स। तो अब देखिए साइज ऑफ द केबल्स कैसे निकालेंगे हम लोग। अब हम लोग पहला स्टेप निकालते हैं साइज ऑफ द केबल्स। अब देखिए साइज ऑफ द केबल के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे यूजिंग वायर टेबल। क्या लिखेंगे आप, यूजिंग वायर टेबल। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही लिखेंगे आप, यूजिंग वायर टेबल। अगर आप वायर टेबल में देखेंगे तो 23.41 एम्पियर के लिए 3 फेज में जो आपको साइज ऑफ द केबल मिलेगी, वो केबल मिलेगा आपको सिंगल कोर पीवीसी केबल ऑफ 4 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 डिवाइडेड बाई 2.24 एल्यूमिनियम कंडक्टर। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी निकल गई केबल की साइज, केबल की रेटिंग। ये कैसे लिखा हमने वायर टेबल को यूज किया है। आपके एग्जामिनेशंस में आपको वायर टेबल दिए हुए रहेंगे। वायर टेबल अगर नहीं दी हुई होगी तो आपके क्वेश्चंस में वायर टेबल बना हुआ रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप इफेक्टिव करंट की वैल्यू निकालेंगे, और उस इफेक्टिव करंट के बेसिस पे वायर टेबल से आप केबल की रेटिंग डिसाइड कर लेंगे। तो ये सबसे पहले आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि हम किस रेटिंग का वायर यूज करने वाले हैं। अगला सवाल हमारा क्या था कि रेटिंग ऑफ फ्यूज स्विच अरेंजमेंट, उसकी क्या रेटिंग लेंगे आप। तो देखिए वो भी हम बता देते हैं आपको। फ्यूज स्विच की रेटिंग निकालेंगे आप, ये हो गया आपका। अब हम लोग निकाल रहे हैं रेटिंग ऑफ
मेन स्विच, मोटर स्विच एंड फ्यूज स्विच अरेंजमेंट। फ्यूज स्विच, अब देखिए इसकी रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे आप। देखिए जैसे कि हमारा वैल्यू कितना आया था, हमारी वैल्यू आई थी 23.41। आपको पता है कि जो हमारी फ्यूज स्विच का जो करंट रेटिंग होता है वो हमेशा 30, 50, 60 के रेंज में होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे यूज़ करेंगे 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच। क्या यूज़ करेंगे आप? 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC का मतलब है ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच इस्तेमाल करेंगे आप। और इसी रेटिंग की आपकी फ्यूज स्विच भी होगी, मेन स्विच भी होगा और मोटर स्विच भी होगा। ये 30 क्यों लिया हमने? क्योंकि हमारी जो करंट इफेक्टिव करंट आ रही थी वो 23 पॉइंट समथिंग थी, तो उससे ज़्यादा रेटिंग की आपको फ्यूज स्विच अरेंजमेंट लेनी पड़ेगी। और जब आप फ्यूज स्विच की पूरी रेटिंग देखेंगे तो वो 30 एम्पियर 50 एम्पियर और 60 एम्पियर 500 वोल्ट के रेंज में अवेलेबल है, तो हमें उससे नेक्स्ट रेंज लेना पड़ता है। अगर आपकी करंट की रेटिंग 32 एम्पियर्स आएंगी तो आप 50 एम्पियर वाला फ्यूज स्विच अरेंजमेंट लेंगे। हमारा 23 था, हमने इसलिए 30 एम्पियर 500 वोल्ट TPIC स्विच अरेंजमेंट का यूज़ किया है। तो हमने दो चीज़ क्लियर कर ली, केबल की साइज निकाल ली हमने और हमने रेटिंग ऑफ द फ्यूज स्विच, मेन स्विच और मोटर स्विच निकाल लिया। अब हमारा अगला टारगेट क्या था? साइज ऑफ द कंड्यूक्ट, लेंथ ऑफ द कंड्यूक्ट एंड लेंथ ऑफ द वायर। चलिए अब मैं उसको देखता हूँ। अब देखिए अगला हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है कि कंड्यूक्ट की साइज को फाइंड आउट करना। आप सबसे पहले ये डिफरेंस बना लें अपने दिमाग में कि साइज ऑफ कंड्यूक्ट अलग चीज़ है, लेंथ ऑफ कंड्यूक्ट अलग चीज़ है और लेंथ ऑफ वायर बिल्कुल अलग चीज़ है। तभी हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? साइज ऑफ कंड्यूक्ट मीन्स जो नली आप इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी क्या साइज़ रखेंगे हम लोग, क्या डायमीटर रखेंगे हम लोग। देखिए वो डिपेंड किस पे करता है। जैसा कि हमने आपको डिजाइन कंसिडरेशन में पढ़ाया था कि किसी भी कंड्यूक्ट साइज को डिसाइड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। आपको मैंने 3 पैरामीटर्स बताए थे। हमने बताया था इसमें आप सबसे पहले देखेंगे नंबर ऑफ वायर्स, कितनी पास करवानी है उस नली के थ्रू। फिर आपको हमने बताया था कि कौन सी कंडक्टर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है और फिलिंग मटेरियल क्या है। तो हमें यहाँ पे फिलिंग मटेरियल से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो मेजर कंसिडरेशन है वो ये है कि नंबर ऑफ वायर्स क्या यूज़ करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है ये सिंगल फेज, ये सप्लाई है आपकी। देखिए कैसा होता है सिंगल लाइन डायग्राम। सप्लाई से आप मेन स्विच पे आए, मेन स्विच के बाद आपका फ्यूज़ का अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे आपकी मोटर की स्विच होगी, मोटर के बाद यहाँ पे स्टार्टर लगा होगा और स्टार्टर के बाद आपका मोटर टर्मिनल से ये कनेक्ट हो जाएगा और आपकी मोटर ऑपरेटिव हो जाएगी। अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कौन सा स्टार्टर यूज़ करने वाले हैं। देखिए सवाल अपने आप में एक हिंट था। आपकी रेटिंग ऑफ मोटर कितनी थी? आपकी रेटिंग ऑफ मोटर थी, रेटिंग ऑफ मोटर कितनी थी आपकी? रेटिंग ऑफ मोटर थी आपकी 10 HP। और आपको हमने बताया था कि अगर आपकी रेटिंग ऑफ मोटर 6 HP से 15 HP के बीच हो, थोड़ा याद कीजिए आप प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर 6 HP से 15 HP के बीच हो तो आप कौन सा स्टार्टर यूज़ करते हैं हम लोग? तो हम लोग स्टार्टर यूज़ करते हैं स्टार डेल्टा, याद होगा आपको। अगर आपकी रेटिंग कम होती, मतलब 5 HP 3 HP 2 HP होती तो आप ड्यूअल स्टार्टर करते। अगर आपकी रेटिंग 18 HP या 20 HP की होती तो आप ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर यूज़ करते। तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे जो स्टार्टर यूज होगी वो स्टार डेल्टा स्टार्टर होगी और स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमेशा 6 वायर्स होते हैं, 3 स्टार के और 3 डेल्टा की। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आपकी 3 वायर होगी, सप्लाई में भी आपकी 3 वायर होगी, पर यहाँ पे कितनी वायर होंगी आपकी? यहाँ पे आपकी 6 वायर होंगी। और वायरिंग का भी हमने बताया था, यहाँ पे आप ऐसे 6 लिख देंगे। सप्लाई से मेन स्विच तक 3 वायर, मेन स्विच से मोटर स्विच तक भी 3 वायर, पर स्टेटर से जब आप मोटर टर्मिनल्स तक जाएंगे तो आपको 6 वायर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यही हमारे लिए क्या है? हिंट है। किस चीज़ का?
साइज ऑफ द कंडक्ट डिसाइड करने के लिए। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग कंडक्ट टेबल, आपको हमने बताया था कि हम लोग दो तरह के कंडक्ट मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, एक रिजिड कंडक्ट जिसको हम लोग सॉलिड कंडक्ट भी बोलते हैं, और एक फ्लेक्सिबल कंडक्ट यूज़ करते हैं। अब दोनों की क्या हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया लेनी है वो मैं बताऊंगा आपको। तो आपको दो कंडक्ट लेनी है, एक लेनी है आपको रिजिड कंडक्ट और एक लेनी है फ्लेक्सिबल कंडक्ट। अब देखिए रिजिड कंडक्ट और फ्लेक्सिबल कंडक्ट ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके नंबर ऑफ वायर्स के ऊपर। हमें 3 वायर्स लेनी है और आपकी जो 3 वायर्स अगर आपको लेनी है तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, अगर कंडक्ट टेबल यूज़ करेंगे तो आपको रिजिड कंडक्ट यूज़ करना पड़ेगा 25 mm का, और फ्लेक्सिबल केबल जो होगा वो आपकी 32 mm वाली यूज़ करनी पड़ेगी। मीन्स 25 mm वाली रिजिड कंडक्ट यूज़ करेंगे आप और फ्लेक्सिबल कंडक्ट यूज़ करेंगे 32 mm की। अब सवाल ये बनता है कि ये 32 mm वाली कंडक्ट और 25 mm वाली कंडक्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे। देखिए ये जो आपकी मेन सप्लाई से जो मोटर सप्लाई होती है, मोटर स्विच होती है, यहाँ तक जो हम लोग कंडक्ट यूज़ करते हैं वो हमेशा आपकी रिजिड कंडक्ट होती हैं, और जो स्टेटर से जो आपकी मोटर तक की कंडक्ट होती है वो भी हमारी कौन सी कंडक्ट होती है, वो भी रिजिड कंडक्ट होती है। तो फ्लेक्सिबल कंडक्ट कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपको पता है इससे पहले भी हमने क्या करा होता है कि हम ज़मीन के नीचे तार को ले जाते हैं और फिर फाउंडेशन के ऊपर मोटर को रखते हैं। तो ज़मीन के नीचे जो आप तार ले जाके फिर मोटर फाउंडेशन पे रखेंगे, वो जो कंडक्ट यूज होगी वो फ्लेक्सिबल कंडक्ट होगी। मैं जब वायरिंग डायग्राम बनाऊंगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो ये हो गई साइज ऑफ केबल, रिजिड कंडक्ट 25 mm वाली, फ्लेक्सिबल कंडक्ट 32 mm वाली। कहाँ किसको यूज़ करना है मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो अब हम लोग अगला क्या डिसाइड करने वाले हैं, रेटिंग ऑफ केबल मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्ट एंड लेंथ ऑफ वायर्स। रेटिंग ऑफ केबल्स तो मैंने डिसाइड कर लिया है। अब 2 पैरामीटर्स देखते हैं हम लोग। अब देखिए इसका हम लोग वायरिंग डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि वायरिंग डायग्राम के बाद ही आप लेंथ ऑफ कंडक्ट और लेंथ ऑफ वायर डिसाइड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मोटर करंट निकाल लेंगे, फिर इफेक्टिव करंट निकाल लेंगे, उससे आप मेन स्विच फ्यूज स्विच अरेंजमेंट की रेटिंग और रेटिंग ऑफ द केबल्स डिसाइड कर लेंगे। फिर आप नंबर ऑफ वायर्स के हिसाब से आप कंडक्ट की साइज डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें लेंथ ऑफ कंडक्ट और लेंथ ऑफ वायर डिसाइड करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले लेते हैं हम लोग मोटर स्विच, सॉरी मेन सप्लाई। ये आपकी मेन सप्लाई है, ये आपकी हो गई मेन सप्लाई, ये हो गई आपकी मेन सप्लाई। तभी हमने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताया था। अब मैं आपको वायरिंग डायग्राम बढ़ा रहा हूँ, वायरिंग डायग्राम के थ्रू बढ़ाऊँगा मैं आपको। मेन डायग्राम, मेन सप्लाई से कहाँ जाएंगे हम लोग जाएंगे मोटर स्विच पे। ये क्या रहेगा आपका मोटर स्विच, और मोटर स्विच के बाद क्या बनाएंगे आप, स्टेटर, स्टार्टर बनाएंगे आप। स्टार्टर बना दिया आपने। एकदम आपको ध्यान इसी तरीके से रखना है। सबसे पहले आप बनाएंगे मेन सप्लाई, मेन सप्लाई के बाद बनाएंगे मोटर स्विच, और मोटर स्विच के बाद बनाएंगे आप स्टार्टर। और ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच 0.5 मीटर का डिफरेंस होता है। ये एजम्पशंस लेना आपको, मैं बताऊंगा अभी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे आप, सपोज़ करो ये आपकी ग्राउंड लेवल है, ये आपकी ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल है। यहाँ से एक तार आएगा ऐसे, ये तार आ रहा है यहाँ तक, और फिर ये थोड़ा ज़मीन के अंदर जाएगा, ये थोड़ा ज़मीन के अंदर जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा। फिर यहाँ पे आप बना देंगे मोटर फाउंडेशन, ये बना देंगे आप मोटर का फाउंडेशन। ये मान लो ये मोटर का फाउंडेशन हो गया आपका। और फिर यहाँ पे आप लगा देंगे मोटर, ये आपका मोटर हो गया। ये आपका मोटर हो गया, और ये जो वायर आ गई
ये यहाँ मोटर टर्मिनल से आके कनेक्ट हो जाएगा। ये पूरी अरेंजमेंट होती है आपकी। ये क्या आपका, ये है मोटर फाउंडेशन, मोटर फाउंडेशन, और ये है मोटर, ठीक है। और ये ज़मीन के अंदर रखते हैं हम लोग। क्यों रखते हैं मैं बताऊंगा अभी, ज़मीन के अंदर हम लोग तार को क्यों ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से मेन सप्लाई से एक सप्लाई आएगी जो कहाँ जाएगी, वो जाएगी मोटर स्विच के अंदर, और फिर मोटर स्विच की जो दूसरी सप्लाई आएगी वो जाएगी आपके स्टार्टर के अंदर। तो ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ये यहाँ से यहाँ। अब देखिए ये हो गया हमारा वायरिंग डायग्राम, पर इसमें हमने नंबर ऑफ़ वायर्स तो कहीं लिखे ही नहीं है। तो वायरिंग डायग्राम जब भी बनाएंगे आप नंबर ऑफ़ वायर ज़रूर डिसाइड करेंगे आप, और ज़रूर मेंशन करेंगे आप। आपको भी हमने बताया था कि यहाँ पे कितने वायर्स यूज़ करेंगे आप, यहाँ पे 3 वायर्स यूज़ करेंगे आप। यहाँ पे कितने वायर यूज़ करेंगे आप, 3 वायर्स यूज़ करेंगे आप। यहाँ पे कितने वायर्स यूज़ करेंगे आप, 6 वायर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया है। क्यों करा है, क्योंकि रेटिंग ऑफ द मोटर कितनी है आपकी, 10 HP की है। तो ये हो गई आपकी वायरिंग डायग्राम। अब इस वायरिंग डायग्राम से हम लोग लेंथ ऑफ द कंड्यूट और लेंथ ऑफ द वायर डिसाइड करेंगे। अब देखिए इसमें कुछ एजम्पशंस लेने पड़ते हैं आपको। सबसे पहला एजम्पशंस तो आप ये लेके चलिए, ये जो दूरी होती है HR, इसको हम लोग HR बोलते हैं, ये हमेशा 2.5 मीटर की दूरी पे होता है ग्राउंड लेवल से। और ये जो मेन सप्लाई होती हैं, ये जो मेन सप्लाई होती हैं या जो मोटर स्विच होती है, ये जो स्टेटर होता है, ये हमेशा आपकी 1.5 मीटर की दूरी पे होता है ग्राउंड लेवल से। मतलब ये दूरी भी 1.5 है, ये दूरी भी 1.5 है, और स्टार्टर भी 1.5 मीटर की दूरी पे है ग्राउंड लेवल से। मतलब ये तीनों सेम पोजीशंस में होंगे। तो अब बताइए ये डिस्टेंस कितना रह गया, ये हो गया आपका 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर, और ये हो गया 1 मीटर। अब हमें निकालना है कि मेन सप्लाई टू मोटर स्विच के बीच की दूरी कितनी है, और मोटर स्विच से स्टेटर के बीच की दूरी तो आपको पता है 0.5, और फिर आपको ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये तो 1.5 ही हो गई। ये लेंथ कितनी है आपकी, ये 1.5 है। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, ये आपका 25 मीटर है, और इसमें से 0.5 मीटर की दूरी पे आपका ये मेन स्विच है, और फिर यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे आपका मोटर है। तो आप बताइए कि ये मेन स्विच और मोटर के बीच की दूरी कितनी बच गई आपकी, ये बच गई आपकी 25 माइनस 0.5 प्लस 1। 0.5 कौन सी, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, कितना होगा आप बताइए। ये आपकी आ जा रही है 23.5। अगर 25 में से 1.5 घटाएंगे आप तो 23.5 ही आएगा आपका। इसका मतलब ये जो आपकी मोटर स्टार्टर थी, ये एक्चुअली स्टार्टर है, ध्यान रखेंगे आप, ये स्टार्टर है आपका। स्टार्टर से स्विच के बीच की दूरी कितनी है, मेन स्विच के बीच की दूरी 23.5 मीटर। तो अब देखिए मेन सप्लाई से स्टार्टर के बीच की दूरी है आपकी 23.5 मीटर। इसमें से अगर आपने 0.5 मीटर को घटा दिया तो यहाँ पे कितना बचा आपका, ये बचा आपका 23 मीटर। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये 25 मीटर का डायमेंशन है। एक्चुअली डायमेंशन का यूज़ बस यहीं पे है। ये 25 मीटर का डायमेंशन है, ये 0.5 है, ये 1 मीटर है। 1 और 0.5 को अगर घटा देंगे 25 में तो आपको 23.5 मीटर मिलेगा। ये डिस्टेंस कौन सी है, ये मेन सप्लाई और मोटर स्टार्टर के बीच की दूरी है। अब ये आपका मेन सप्लाई है और ये आपका स्टार्टर है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है आपकी 23.5। उसमें से आपने अगर ये डिस्टेंस बोल दिया 0.5 तो ये डिस्टेंस कितना बचा आपका 23 मीटर। तो अब देखिए अब हमारा इस डायग्राम का रोल ख़त्म हो गया। अब यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसमें क्या करेंगे आप, कुछ एजम्पशंस लेंगे। मैं एजम्पशंस पहले लिख दे रहा हूँ। एजम्पशंस क्या लेना है आपको, पहला एजम्पशंस जो लेंगे आप वो लेंगे आप कि जो आपकी मोटर स्विच है, जो आपकी मेन सप्लाई है और जो आपका स्टार्टर है,
वो सब का सब सेम लेवल पे है, और वो कितनी दूरी पे है हमारे ग्राउंड लेवल से? 1.5 मीटर की दूरी पे है। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में ऑलरेडी मेंशन है, तो आप लिख सकते हैं। ये तो चलो आपको मेंशन ही रहता है, लिखेंगे आप मेन सप्लाई मोटर स्विच एंड स्टार्टर आर एट सेम लेवल इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ये डिस्टेंस हमने बता दिया आपको 1.5 मीटर। अब दूसरा देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। दूसरा बोल रहे हैं हम लोग, अब ये ज़मीन के अंदर कितनी दूरी जाएगी? ये डिस्टेंस हमेशा 1 मीटर रखते हैं हम लोग। ये हमेशा आपका 0.5 रख लीजिए आप, ये 0.5 रख लीजिए आप, और इसको भी आप 0.5 रख लीजिए आप। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ मोटर एबव द ग्राउंड लेवल, मतलब ये मोटर ग्राउंड लेवल से कितनी दूरी पे है? ये आपने बोल दिया कि 0.5 मीटर ऊपर लगा हुआ है। ये सब हमने एजम्पशंस लिया हुआ है। तीसरा एजम्पशंस क्या लेंगे आप, कि ये जो डेप्थ है, ज़मीन के अंदर की जो डेप्थ है, वो हम कितनी ले रहे हैं? 0.5 मीटर ले रहे हैं। तो लिखेंगे आप डेप्थ inside the ground level from depth inside the ground level from stator to motor terminal। ये कितना लिया हमने? ये हमने लिया 0.5 मीटर। ये ध्यान रखेंगे आप, ये 0.5 मीटर लेते हैं हम लोग, और ये जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा 1 मीटर रहता है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये, और चौथा एजम्पशंस क्या लेंगे आप? चलिए सबसे पहले आप इसको लिखिए, फिर मैं चौथे एजम्पशंस पे आता हूँ। चलिए नेक्स्ट एजम्पशन क्या लेंगे हम लोग? हाइट ऑफ द सीलिंग इज़ 4 मीटर। ये ले सकते हैं आप, हाइट ऑफ सीलिंग की ज़रूरत है नहीं हमारे पास। और स्टार्टर यूज्ड फॉर 10 HP मोटर इज़ स्टार डेल्टा स्टार्टर। अभी तक देखिए हमने क्या क्या कर लिया। हमने इसको आप बोलते हैं वायरिंग डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको आप? इसको बोलते हैं वायरिंग डायग्राम। तो देखिए वायरिंग डायग्राम भी आपका मिल गया। ये डेप्थ 0.5 मीटर लेते हैं, हमने जूम कर लिया है। ये 1 मीटर की डिस्टेंस लेते हैं हमेशा हम लोग, और ये 0.5 मीटर ज़मीन से ऊपर मोटर है वो हमने जूम किया है। ये 1.5 मीटर होता है, ये भी हमने जूम कर लिया है। और ये डिस्टेंस हमेशा 2.5 मीटर होता है, ये सारी 1 मीटर है। तो ये पूरा एजम्पशंस कर लिया है हमने। अब हम लोग लेंथ ऑफ द कंड्यूक्ट निकालेंगे इन पूरे एजम्पशंस के बिहाफ पे। तो आपको सबसे पहले इतना काम करना पड़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ ऑफ कंड्यूक्ट। चलिए इस वीडियोज़ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे लेंथ ऑफ द कंड्यूक्ट एंड लेंथ ऑफ द वायर।